हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जजेस से रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए थे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशंस है जजेस बनने के लिए, क्या सैलरीज अलावेंसेस हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ टेम्प्रेरी जजेस के बारे में बताया था, जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडोक जज, इनके क्या रोल्स होते हैं। साथ ही साथ मैंने रिटायर्ड जजेस के बारे में भी आपको बताया था दोस्तों। इसके अलावा मैंने फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस भी अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट किया था। एनजेएसी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम, किस तरीके से एनजेएसी को नल एंड वाइड किया गया था, किस आधार पे किया गया था। इसके अलावा जजेस के रिमूवल, इम्पीचमेंट, इन सारे प्रोसेस को हमने अच्छे से देखा था दोस्तों। जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या होते हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इज द आइडिया कोर्ट इज फ्री, यानी कि कोर्ट फ्री है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं है ना, और वो डिसीजंस फेयरली ले सकते हैं अकॉर्डेंस विद द लॉ। दोस्तों देखिए, अगर मान लेते हैं जुडिशरी सिस्टम ही है, लेकिन इस जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी अगर ऐसा कोई ऑर्गन हो जो इस पे प्रेशर बनाते हैं या इनको स्वतंत्र नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होगा कि डिसीजंस अपने होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जुडिशरी का सॉवरेन होना, इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो वहाँ ज़रूरी है दोस्तों कि जुडिशरी क्या हो, अपने तरीके से काम करे, है ना, पब्लिक ट्रस्ट कर सके कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जजेस को कैसे रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। आपने देखा कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे, किस तरीके से जो है हमने देखा कि मोशन को सिग्नेचर किया गया था, फिर इंक्वायरी कमेटी के द्वारा कैसे इंक्वायर किया गया था, फिर 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ था मोशन। उसके बाद जज ने क्या किया था, उनके पास राइट भी था कि वो खुद को ये प्रूव कर सकते हैं उनको कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन देखा जाता था, फिर जा करके इशू होता था कि ठीक है, टू रिमूवल द जज। तो दोस्तों सिक्योरिटी मिली हुई है ना, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन जाए कि अरे, जज को हटाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक अच्छे तरीके से प्रूफ ना हो जाए राष्ट्रपति जी के द्वारा, है ना, मिसबिहेवियर उन्होंने किया है कि नहीं जजेस की इनकैपेसिटी के बेसिस पे, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिक्योर्ड हैं वो। साथ ही साथ सैलरी उनकी फिक्स की गई है, जजेस की सैलरी फिक्स होती है, उनको कोई भी लेजिस्लेटिव वोट की ज़रूरत नहीं होती है। जुडिशल, दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम द इंटरफेरेंस बाय एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोस्तों देखिए 3 ऑर्गन्स है ना हमारे, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तीनों क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जुडिशियल प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं, जजेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं, एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री हैं। जजेस आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड इंटीग्रिटी। दोस्तों मेरिट के आधार पे ही जजेस को लिया जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं ले लिया जाता है। जजेस फ्री होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एसोसिएशंस फॉर्म करने के लिए। तो ये तो कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग है वो इम्पार्शियल तरीके से हो पाए, इंडिपेंडेंट तरीके से हो पाए। देखिए दोस्तों, उनको अपॉइंट करने का भी जो तरीका है उससे ये पता चलता है कि वो जो है उनका फंक्शनिंग जो है इम्पार्शियल होना चाहिए। मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होते हैं। टेन्योर की सिक्योरिटी है, फिक्स सर्विस कंडीशंस है, 65 वर्ष की आयु तक जो है वो कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो जजेस के कंडक्ट होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता है। और दोस्तों कोई भी इनका जो निर्भरता है वो एग्जीक्यूटिव पे या लेजिस्लेचर पे नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह का सेंस ऑफ सॉवरेनिटी भी है।
आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि वाई इज द इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट को इतना इंडिपेंडेंट क्यों बनाया गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी जो है हमारे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रहे, इंडिपेंडेंस रहे। क्योंकि कोर्ट के जो डिसीजंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होंगे तभी तो कोर्ट के डिसीजंस जो होंगे वो लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मेरे ऊपर अगर कोई है, मेरे से सुपीरियर कोई है, अगर ऐसा कहा जाए कि मेरे से ऊपर मेरे सुपीरियर कोई है, तो उसके डिसीजन से मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी। लेकिन मुझे अगर इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए तो मैं फेयर डिसीजंस लूंगी ना, लॉ के अकॉर्डिंग लूंगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंश्योर करते हैं कि कोर्ट के डिसीजंस जो हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा है कि क्या पावर्स मिले हैं, क्या जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास काफ़ी सारे जुरिस्डिक्शंस पावर हैं। जैसे दोस्तों देखिए, ओरिजिनल है ना, एपीलेट, एडवाइजरी, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। देखिए दोस्तों, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कौन, सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है, सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हमने देखा यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुनते हैं, डिसाइड करते हैं केसेस को एज द फर्स्ट कोर्ट फॉर ऑफ इंस्टांस। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है केसेस को सुनने का एंड डिसाइड करने का। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ओवर सर्टेन केसेस, जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट। जैसे दोस्तों देख लीजिए, गवर्नमेंट और स्टेट्स भी तो झगड़ा करने लगते हैं। मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या दो स्टेट्स के बीच में, बिटवीन टू स्टेट्स, है ना, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसको कौन सुलझाएगा। तो इसको सुलझाने का काम किसका है, जुडिशरी का काम है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, रिट्स भी जारी कर सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, ये सब सारे रिट्स के नाम है दोस्तों। मैं इसको डिटेल्ड में और भी अच्छे से बताऊंगी, अभी फिलहाल आप नॉलेज के लिए बस समझ लो कि रिट्स भी जारी करते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई भी वायलेशन ना कर पाए। दोस्तों मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ना, आर्टिकल 32 के बारे में, आर्टिकल 226 के बारे में, है ना। तो आर्टिकल 32 में क्या होता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। ये सब मैंने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है कि वो रिट्स जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, है ना। कौन कौन से रिट्स हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सर्चुरी, ये सारे रिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, रिट जो लिखे जाते हैं इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिटन ऑर्डर होते हैं जो कमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। रिट्स इशू किए जाते हैं जब सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। दोस्तों हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे। ठीक है, तो उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रिट्स को जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 रिट्स प्रोहिबिशन, जैसे आप देखो हेबियस कॉर्पस, एक मैंडमस, प्रोहिबिशन, है ना। देखिए, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्चुरी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा है कि क्या बेसिस होता है रिट जुरिस्डिक्शन का टू दी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि बेसिस क्या है। तो आर्टिकल 32 जब आप पढ़ोगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, रिट्स को जारी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको रिट्स के बारे में जस्ट 5 रिट्स के बारे में बताया है ना। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या होता था दोस्तों, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास किन किन केसेस में होते थे जुरिस्डिक्शन, जैसे डिस्प्यूट होने लग जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में आपस में होने लगे, तो उसको सुलझाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक मैं इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रिट्स का जो रिट्स जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है एज वेल एज हाई कोर्ट के भी पास है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हाई कोर्ट्स आर आल्सो empowered टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों वो क्या है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है जो कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ाया ना, उसमें मैं एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में या इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उस डिस्प्यूट को भी हल करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों देखिए, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिट्स, क्या है, हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस क्या कहते हैं दोस्तों, कि कोर्ट क्या ऑर्डर करते हैं कि दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, यानी कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है। और अगर देखा जाएगा कि अगर कोई अरेस्टेड व्यक्ति है, अगर उनको जो अरेस्ट किया गया है उसका बेसिस लॉफुल नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उनको फ्री भी छोड़ दिया जाता है। तो इसी में दोस्तों शॉर्ट में बताया गया है इसमें कि अ रिट दैट कैन बी इशूड, यानी कि वैसे रिट जिसको इशू किए जा सकते हैं जब कोई व्यक्ति को रॉन्गफुली डिटेन कर दिया, मतलब देखा जाता है कि सही बेसिस पे किया गया है कि नहीं, जो डिटेंशन हुए हैं वो लॉफुल तरीके से हुए हैं कि नहीं, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से हुए हैं कि, अगर प्रूफ होता है कि नहीं है सेटिस्फैक्ट्री तो उनको रिलीज कर छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंडामस है एक ऐसा रिट जो कि एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। मतलब दोस्तों क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर है और वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं अपने अनुसार, तब फिर क्या होगा, उनके राइट ऑफ एन इंडिविजुअल को क्या किया जाएगा, इन्फ्रिंज कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों मान लीजिए कि कोई ऑफिस होल्डर है, मान लीजिए मैं ही ऑफिस होल्डर हूँ, मुझे जो लीगल ड्यूटी के अनुसार काम करना है मैंने वो नहीं किया, अपने लीगल ड्यूटी को किया ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंडमस है। अब है प्रोहिबिशन, अ रिट दैट प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट्स। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये रिट जारी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, कोई जो हायर कोर्ट होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि हाई कोर्ट कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं रिट को इशू, जब कोई लोअर कोर्ट जो है वो ऐसे केसेस को देखने लगता है जो उसके जुरिस्डिक्शन में है भी नहीं, तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है। दोस्तों वही लिखा गया है कि एक ऐसा रिट जो प्रोहिबिट करे किसको, लोअर कोर्ट को, फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, यानी कि उनके अथॉरिटी से बियॉन्ड काम ना करे, उसके लिए क्या है, प्रोहिबिशन है। और लास्ट हमारा क्या है दोस्तों, सर्चुरी है। सर्चुरी क्या होता है, एक ऐसा रिट जो कि इशू किया जाता है एरर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको सारे रिट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वैसे मैं अपने आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में इन सबको बताने वाली हूँ। अब क्या है दोस्तों, अभी हमने क्या क्या देखा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी देख लिया, उसके बाद हमने रिट जुरिस्डिक्शन भी देख लिया। अब हमारा थर्ड क्या है दोस्तों, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। क्या है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अपील हियर करते हैं उन डिसीजंस के लिए मेड बाय लोअर कोर्ट, जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट से अपील होंगे तो सुप्रीम कोर्ट हियर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी दोस्तों इन सभी मैटर्स में जो है सुप्रीम कोर्ट अपील को हियर कर सकते हैं, चाहे वो सिविल मामले हों, चाहे वो क्रिमिनल मामले हों, है ना, या चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसे होता है, राष्ट्रपति जो होते हैं देश के, वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन जान सकते हैं ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मान लीजिए दोस्तों कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो राष्ट्रपति जी जाकर के सलाह मशवरा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, अब जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस दे, नहीं भी दे सकते हैं, है ना, और राष्ट्रपति जी जरूरी नहीं है कि उसे एक्सेप्ट करे, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो भी बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है एडवाइस देने के लिए, प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं है एडवाइस मानने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं मिसलेनियस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला पावर क्या है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। दोस्तों ये कंटेम्प्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट के लिए क्या करना, पनिश करना। दोस्तों अगर आप आर्टिकल 129 को अच्छे से रीड करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पनिश करना वैसे पर्सन को अगर वो गिल्टी पाए गए हैं ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब दोस्तों होता है बेसिकली कि हैम्पर करना, किसे, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट है, यानी उसके ऑर्डर को नेग्लेक्ट करना या फिर अथॉरिटी को डिफाई करना, इसका मतलब कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो सिविल पेनाल्टीज भी लग सकते हैं या क्रिमिनल पेनाल्टीज भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंस में है। सिविल कंटेम्प्ट लगा है मतलब विलफुल डिसओबीडियंस किया गया है किसी जजमेंट का, और अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा है इसका मतलब कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिसके कारण से इंटरफेरेंस हुआ है किसमें, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो दोस्तों ये क्या है, एक क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या है पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू करने का भी अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लीजिए दोस्तों कोई पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया गया या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ पास किया गया, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करते हैं,
तो ये वॉइड हो जाएंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी क्या मतलब हुआ दोस्तों कि अंडर आर्टिकल 32 हर नागरिक जो देश के अंदर हैं उनके पास ये है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लीगल रिमेडी के लिए अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उनके फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहोक जज। एडहोक जज के अपॉइंटमेंट के लिए अंडर आर्टिकल 127 ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कोरम की कमी है और सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस चाहिए उतने नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, प्रीवियस कंसेंट ले सकते हैं राष्ट्रपति जी का एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी, और रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन राइटिंग द अटेंडेंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। यानी कि ड्यूली क्वालिफाइड का मतलब क्या है दोस्तों कि हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पद पर आए और कार्य को करें। ठीक है दोस्तों। तो एडहोक जज के अपॉइंटमेंट के लिए भी क्या करते हैं, सीजेआई रिक्वेस्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना दोस्तों। जब कोरम आपको मैंने एडहोक जजेस बताए हुए हैं, है ना, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोस तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि रिटायर्ड जज को भी अगर अपॉइंट करना है तो भी अंडर आर्टिकल 128 हमने देखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनी टाइम जो है राष्ट्रपति के प्रीवियस कंसेंट के साथ क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जज को भी कि आप क्या करें, आकर कार्य करें। मैंने कुछ क्राइटेरियाज भी बताया था किस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या पॉइंट है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मैंने बताया था ना यहाँ पे अंडर आर्टिकल कितना था 126 ना, क्या बताया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली हो जाए या चीफ जस्टिस किसी रीजन से एब्सेंट हो और अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो इस केस में क्या होता है, इस केस में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ द कोर्ट टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कौन है, कौन सा जुरिस्डिक्शन है, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 में पावर है रिव्यू कर सकते हैं अपने ही जजमेंट को अगर कोई न्यू एविडेंस मिल गए दोस्तों, है ना, कोई फैक्ट ऐसा था जो पहले अच्छे से नहीं देखा गया बाद में वो हाईलाइट होके आ गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे फिर से देखना चाहिए अपने जजमेंट को तो फिर से वो रिव्यू कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और लास्ट है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अंडर आर्टिकल 129 हम देखेंगे कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। उसके जो जजमेंट है दोस्तों वो अनक्वेश्चनेबल हैं और एक्सेप्टेड किए जाते हैं सभी लोअर कोर्ट के द्वारा जो उसके नीचे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, है ना। अंडर आर्टिकल 141 जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होते हैं अपॉन ऑल द लोअर कोर्ट्स एंड रिगार्डेड एज लॉ। दोस्तों ये एक डिसाइडिंग अथॉरिटी की तरह है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई बात हुई तो डिसीजन लेते हैं, है ना। यूपीएससी मेंबर्स के बिहेवियर या कंडक्ट में कुछ ऐसा है तो उसको भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कई सारे पावर्स एंड फंक्शंस सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।